देश में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के मिल रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा रखी है। ये बीमारी अब तेजी के साथ देश में अपने पैर पसार रही है। बीमारी के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसको देखते हुए देश के कई राज्यों में इसे भी महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस के कई मामले मुरादाबाद में भी सामने आ चुके हैं। ये बीमारी कितनी घातक है, इसकी जानकारी मुरादाबाद के डॉक्टर दे रहे हैं। मुरादाबाद की नेत्र और फेको सर्जन डॉक्टर स्मिता अग्रवाल का कहना है कि इस बीमारी के वायरस नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हुए मस्तिष्क में पहुंचते हैं। अगर समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो जानलेवा हो सकता है। मरीज को चाहिए कि जितनी जल्दी हो डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज कराएं। ऐसे मरीजों को एंटी फंगल के इंजेक्शन देकर उनका उपचार किया जाता है। जहां तक वायरस फैलता है उस हिस्से को सर्जरी कर बॉडी से अलग करना पड़ता है। देखिए, ब्लैक फंगस आम भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस को लोग ब्लैक फंगस कह रहे हैं। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है। पहले भी हमारे पास में ब्लैक फंगस के केसेस हुआ करते थे, बट ये बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे, इसलिए मीडिया में इतना ज़्यादा इसका हाइप नहीं था। और क्योंकि अब आपको पता है जैसे कि कोविड हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है, ऑलरेडी पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, जिनको बहुत लंबे समय से स्टेरॉयड है, गाँव देहात में देखा जा रहा है कि बहुत अर्ली पेशेंट्स को स्टेरॉयड स्टार्ट कर दी जा रही है। तो वही पेशेंट्स जिसमें लंबे समय से स्टेरॉयड चल रहा है और किसी तरह से ऑक्सीजन पर हैं, बहुत लंबे समय से कोई ऑक्सीजन है या मैकेनिकल वेंटिलेशन है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस सामने आ रहे हैं। तो मेन वजह क्या रही है इसकी? स्टेरॉयड दिए गए हैं, इस वजह से ये बीमारी है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। स्टेरॉयड्स की अपनी अलग रोल है। आप सबको पता है कि कोविड एक जानलेवा बीमारी है और जहां मॉडरेट टू सिवियर केसेस कोविड के हैं तो स्टेरॉयड्स देना भी ज़रूरी है। बट अगर स्टेरॉयड्स फिजिशियन गाइडेंस में ना लिए जाएं, लंबे समय तक लिए जाएं, और ऐसे पेशेंट्स में जिनकी डायबिटीज़ जैसे मैंने कहा अनकंट्रोल्ड है, या पहले से ही वो पेशेंट किसी और वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे आप HIV एड्स के पेशेंट हो, कोई ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हैं, किसी और वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है, या पहले से जिनको स्टेरॉयड चल रही हो, तो ऐसे पेशेंट्स में ही ये जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगस है ये हमला करता है। वैसे ये आम नागरिक के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है और आम जनता को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैम, जिस तरह से केसेस निकल कर आ रहा है, तो मुरादाबाद में कितने आपके सामने इस तरह के केसेस आ चुके हैं, जिन्हें रेफर कर चुके हैं? देखिए, हमारे पास पूरा इकट्ठा आंकड़ा तो नहीं है। हालांकि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अभी कुछ दिन पहले ही हमें नोटिफाई करने के लिए बोला है कि जितने केसेस, तो अब नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है तो हम इकट्ठा करके आपको आंकड़ा बता सकते हैं। अभी तो सभी के पास अपने अपने इंडिविजुअल केसेस हैं। हम लोग के पास अभी 3-4 केसेस मेरे क्लिनिक पर भी आए, और भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपने अलग अलग, लेकिन अब इकट्ठे नंबर ऑफ़ केसेस अभी कह पाना मुश्किल है। जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा और नंबर सम अप होगा तो सबके सामने नंबर्स आ जाएंगे। कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी हुई कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, हाथों को सैनिटाइज करें। किस तरीके से केयर कर सकते हैं कि ब्लैक फंगस ना हो? सावधानी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मैंने बताया, ब्लैक फंगस के लिए अगर हम इस बात से अवगत रहेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं, तो हम बेहतर तरीके से इस ब्लैक फंगस की लड़ाई से जीत सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, अगर हम हॉस्पिटल में ही कोविड पेशेंट में ये देखना स्टार्ट कर दें कि जो पेशेंट लंबे समय से कोविड के लिए एडमिट हैं, अगर हम उनमें पहले से ही लक्षण देखें कि भाई उनका रूटीन एग्जामिनेशन नाक का, मुंह का, आँख का होता रहे, और जब वो पेशेंट डिस्चार्ज हो तो पेशेंट को भी और उनके जो घर वाले या तीमारदार हैं उनको उन लक्षणों से अगर हम अवगत कराएं तो पेशेंट घर जाकर भी ये हम जल्दी से जल्दी, अगर कोई ऐसा लक्षण मिलता है तो वो डॉक्टर को, ENT या आई सर्जन के पास में पहुंच सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अपनी हाइजीन का और इम्यूनिटी का ध्यान रखें डिस्चार्ज के बाद में, तो काफ़ी ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि हमें अटैक करें। हाइजीन के लिए फेशियल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप नाक को, मुँह को गुनगुने नमक के पानी से साफ़ कर सकते हैं। बीटाडीन गॉगल्स का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। पेशेंट को खुला, हवादार, कम नमी वाले कमरे में अगर रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो फंगस का इन्वेजन होना बहुत कम है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल रखिए। अगर आप स्टेरॉइड्स ऑलरेडी ले रहे हैं तो फिजिशियन एडवाइस से उसे धीमे धीमे टेपर करके बंद करें।
ऑक्सीजन पर अगर पेशेंट, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं तो देखा गया है कि ऑक्सीजन की नलियाँ नहीं बदलती, तो ऑक्सीजन की ट्यूबिंग बार बार बदलनी है आपको। जो ह्यूमिडिफायर है उसे साफ़ रखना है, उसमें जो पानी है वो हमें स्टेराइल इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा ये भी है कि जब पेशेंट को एक बार कोविड हो जाता है और वो घर पर पहुंच गया तो वो लापरवाह हो गए, तो उसके बाद में भी आपको मास्क पहनना है, उस मास्क की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम उसे चेंज करना है। ऐसी किसी भी गतिविधि में मत पड़िए जहाँ पर धूल का जैसे बागवानी हो गई, आपकी गार्डनिंग हो गई, पेड़ पौधों से दूर रहिए। अगर आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो आप खुले में अगर बैठे हैं तो मास्क पहन कर रखिए, क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक्चुअली में हवा में, मिट्टी में, हर जगह फैले हुए होते हैं। देखिए बीमारी तो ये काफ़ी घातक है। जैसे ही इसके लक्षण सामने आते हैं वैसे ही 15, अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं तो करीब 15 दिन में ही ये पूरा आपके नाक के साइनस के रास्ते दिमाग में पहुंच जाती है, और एक बार ये दिमाग में प्रवेश कर गई तो ये जानलेवा हो जाती है। अगर ये किसी तरीके से आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई तो यहाँ तक कि सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर तक देखने में मिला है। तो जितने भी पेशेंट्स को ये हुआ है तो केवल 50% इसमें सर्वाइवल है। तो मैं यही कहूँगी जितनी जल्दी से जल्दी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वही है अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकवरी। देखिए ये कुछ नहीं कहा सकता, ये तो हम केवल पेशेंट को जब डायग्नोस करते हैं कि डिज़ीज़ कहाँ तक फैली है। अगर डिज़ीज़ नोज़ तक है तो हम इसे फर्स्ट स्टेज मानते हैं, अगर साइनसेस को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया है या जॉ वगैरह को तो हम सेकंड स्टेज मानते हैं। जब ये आँख में पहुँच गई है तो हम इसे थर्ड स्टेज मानते हैं, और जब ये दिमाग में पहुँचती है और बाकी और ब्लड स्ट्रीम वगैरह में तो हम इसे फोर्थ स्टेज मानते हैं।